प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हेमीएसिटल्स। तो हेमीएसिटल का जो फॉर्मेशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। कैसे बनते हैं ये हम देखें। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम तो इट जनरेट्स हेमीएसिटल्स। इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं हेमीएसिटल। तो O जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे H को जोड़ दिया और C जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको O से जोड़ दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से एडिशन बना लेते हैं। हेमीएसिटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक OH, एक OR, एक H और एक R, और इस तरीके के कंपाउंड्स को कहते हैं हम हेमीएसिटल्स। सो हेमीएसिटल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन पर एक OH, एक ईथर मतलब OR, एक H और एक R होता है। ठीक है, और ये कंपाउंड्स कब बनते हैं जब रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, और इस तरीके के कंपाउंड्स की खास बात रहती है हेमीएसिटल्स की। हेमीएसिटल्स की खास बात ये रहती है दे कैन शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो कर सकते हैं कौन, हेमीएसिटल्स। अब हम बात करते हैं हेमीएसिटल्स कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज आर मोनोसैकेराइड्स, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है। और अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि सारे OH राइट में रहते हैं एक्सेप्ट सेकेंड नंबर पर जो OH है वो लेफ्ट में रहता है। और इस तरीके का जो ग्लूकोज रहता है इसे कहा जाता है डी ग्लूकोज। इस कैपिटल डी और कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है, डेक्स्ट्रो लीवर से कोई लेना देना इसका नहीं है। डी ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर्स हैं 2, 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो इसमें बन सकते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते हैं या टोटल स्टीरियो आइसोमर भी बोल सकते हैं, जो बन सकते हैं वो होंगे 2 की पावर n। अब इसमें आप देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। इंटरनली दोनों फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये शो कर सकता है। और इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से ये ऑक्सीजन एटम इस पर अटैक करेगा और अटैक करने से साइक्लिक रिंग यहां पर बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से जब होगी तो इस तरीके से साइक्लिक रिंग बनेगी। और इस साइक्लिक रिंग में मैंने इसी ऑक्सीजन से क्यों डोनेट कराया, कई और ऑक्सीजन भी है, क्योंकि इस ऑक्सीजन से अगर मैं डोनेट करूंगा तो साइक्लिक रिंग जो बनेगी वो 6 मेंबर की बनेगी। ठीक है, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग को मैं इस तरीके से बना सकता हूं। फर्स्ट नंबर पर यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट कार्बन एटम पर यहां आएगा O नेगेटिव और H, और O से ज्वाइन हो जाएगा 6 नंबर का कार्बन, तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इससे ज्वाइन रहेगा 5 से 4, 4 से 3 से 2 और 2 से 1। 5 नंबर पर OH क्या रहेगा, यहां पर बॉन्डिंग कर लिया है H और CH2OH, 4 पर HOH, 3 पर HOH, 2 पर HOH। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेंगे और प्रोटॉन एक्सचेंज करने से ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 5 पर 2 ग्रुप्स रहेंगे, यहां पर भी 2 ग्रुप्स, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो 5 पर जो ग्रुप्स रहेंगे एक CH2OH और एक H, हम इसको इस तरीके से बना दें। यहां पर मान लीजिए 5th पोजीशन पर CH2OH और H, ये 4th पोजीशन पर CH2OH के क्या रहेगा, ट्रांस में रहेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, CH2OH और OH एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर रहेंगे। 4 पर OH और 3 पर OH भी एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर रहेंगे। देखिए दोनों ट्रांस हैं, 3 पर OH और 2 पर OH भी एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन 1 पर जो OH होगा वो नया कायरल है जो डेवलप हो रहा है, और नया कायरल अगर डेवलप हो रहा है तो दोनों तरीके से बन सकता है, ऊपर भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका एक और आइसोमर यहां पर हमको मिलेगा, क्योंकि जो नया कायरल है वो दोनों फॉर्म में बना हुआ रहेगा। CH2OH, H, HOH, OH, H, HOH, और एक नया कायरल यहां पे जो बनेगा वो इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 हमने फॉर्म्स बनाए। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि CH2OH और OH को आपने ट्रांसफर क्यों रखा, तो ये तो दिखा है 4 पर OH, 3 पर OH ट्रांस, 3 पर OH, 2 पर OH ट्रांस। तो इसको समझने के लिए इसका फिशर प्रोजेक्शन हम देखें। अगर अपन फिशर प्रोजेक्शन देखें, CHO इससे ज्वाइंड है HOH, OHH, OHH, OHH और CH2OH।
अब जब ये एल्डिहाइड से बॉन्डिंग करेगा तो ये कार्बन करेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6। तो अब इसको बॉन्डिंग करने के लिए रोटेट करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा CH2OH, यहां H आ जाएगा। और अब आप देखो OH और CH2OH दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और ऑपोजिट डायरेक्शंस में इसलिए मैंने ट्रांस में बनाया है। तो ये जाकर के 6 नंबर ऑक्सीजन इससे बॉन्डिंग कर लेगा, और ये HOH और CH2OH दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है? पहली बात, दे आर हेमीएसिटल्स। कैसे है हेमीएसिटल? देखो आप, कार्बन से एसोसिएटेड H, OH, OR और R, तो हेमीएसिटल है। पहली बात, ये भी हेमीएसिटल है, H, OH, OR और R। और इन दोनों में ये फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन नया बन रहा है, और ये कार्बन एटम दोनों तरीके से बन रहा है, R भी और S भी। और ये 1 नंबर का कार्बन कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। सो दिस फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशनशिप है? दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। सो जो डी ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये साइक्लिक फॉर्म्स दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। दे आर एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ईच अदर विद फर्स्ट नंबर कार्बन एज एनोमेरिक कार्बन। ओपन चेन स्ट्रक्चर का परसेंटेज बहुत कम रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज ओपन चेन स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये टूट जाता है और 2 सिग्मा बन जाते हैं। एक सिग्मा ये टूटता है, एक पाई ये टूटता है, और 2 सिग्मा बनते हैं। इसलिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इवन मोर स्टेबल देन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। और एक्वस सॉल्यूशन में ठीक है बहुत लो परसेंटेज में ओपन चेन स्ट्रक्चर रहता है, लगभग 0.2%, और बाकी के जो फॉर्म्स रहते हैं वो ये दोनों फॉर्म्स ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इनमें देखें दे आर एनोमर्स, हम इसका स्ट्रक्चर एक बार और बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब मैं ऑक्सीजन यहां ले रहा हूं, उल्टा में बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बनाता हूं OH, H, ये एनोमेरिक कार्बन है फर्स्ट। एक में हम दोनों OH को क्या ले रहे हैं? ट्रांसफर। सेकेंड नंबर वाला OH, फिर सेकेंड और थर्ड दोनों ही ट्रांसफर है, सेकेंड थर्ड दोनों ट्रांसफर है। फिर फोर्थ नंबर वाला ट्रांसफर है, और फिफ्थ नंबर पर क्या है? CH2OH और H। ठीक है, यहां देखिए आप सारे ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर बना दिए मैंने, और एक और एनोमर इसका बनेगा जिसके अंदर OH को मैंने बॉटम पर बना दिया, और बाकी सारे जैसे हैं वैसे ही बना दिए। ये वाला जो फॉर्म है राइट वाला, इसमें एनोमेरिक कार्बन जो 1 नंबर है उसमें OH एडजेसेंट के साथ सिस बना रहा है, बाकी सारे ट्रांस है, और इसमें एडजेसेंट के साथ ये भी ट्रांस ही बना रहा है। ठीक है, इस फॉर्म को कहते हैं बीटा फॉर्म, और इस फॉर्म को कहते हैं अल्फा फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिंग जो होती है 6 मेंबर रिंग, अगर ऐसी 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड यहां है, तो ऐसी 6 मेंबर रिंग को कहा जाता है पायरान रिंग। और इसमें भी जो नया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें भी पायरान जैसा ही बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा डी ग्लूको, क्योंकि डी ग्लूकोज से बन रहा है इसलिए डी ग्लूको, और क्योंकि रिंग पायरान जैसी है तो इसका नाम पड़ा पायरानोज। सिमिलरली यहां अपन देखें, इसको कहते हैं हम अल्फा फॉर्म, ये भी डी ग्लूकोज से बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बीटा डी ग्लूको पायरानोज। So there are 2 anomeric forms in which glucose exists in cyclic structure, beta D glucopyranose and alpha D glucopyranose। कभी-कभी क्वेश्चन में बीटा डी ग्लूकोज लिख देंगे, कभी-कभी अल्फा डी ग्लूकोज लिख देंगे। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, कभी-कभी सिंपल भी लिख देते हैं, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। और ये फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल भी होते हैं। तो पहले टूट जाए और क्या बना ले? ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर से बीटा बन जाए, या बीटा फॉर्म टूट जाए ओपन चेन स्ट्रक्चर और फिर अल्फा बना ले। सो अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स दे ऑल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। चेयर फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। चेयर फॉर्म में यहां पर मैं बना रहा हूं OH को इक्वेटोरियल तक, तो अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पड़ोस में ट्रांसफर होते हैं, तो ये भी इक्वेटोरियल होगा। अगर 2 इक्वेटोरियल है तो 3 भी इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि ट्रांसफर होंगे। 3 इक्वेटोरियल है तो 4 भी इक्वेटोरियल होगा, ट्रांसफर होंगे। और 4 इक्वेटोरियल है तो 5 पर जो CH2OH है ये भी क्या होगा? इक्वेटोरियल होगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट द बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें, इसका अगर मैं चेयर फॉर्म बनाता हूं तो चेयर फॉर्म में यहां पर देखें हम 1 पर OH, ये एक्सियल होगा। ठीक है, अगर ये एक्सियल लेते हैं तो ये इक्वेटोरियल होगा,
ये इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा और ये भी इक्वेटोरियल होगा। तो अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, दिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस फॉर्म। हमने डिस्कस किया था एरोमेरिक इफेक्ट। तो यहां OH अगर इक्वेटोरियल पर है तो मोर स्टेबल होगा और OH अगर एक्सियल पर है तो लेस स्टेबल होगा। सो विच इज मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ, ठीक है, एरोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज? बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म, because in beta form all the substituent are present at equatorial position, ठीक है? because in beta all substituents are at equatorial position, ओके? तो अल्फा और बीटा में से ज्यादा स्टेबल फॉर्म देता है बीटा फॉर्म, ठीक है? अगर ऐसी रिंग आ जाती 5 मेंबर की तो इस तरह की रिंग को हम कहेंगे फ्यूरान और कंपाउंड करना होगा फ्यूरानोस। और इसमें क्या है, 6 मेंबर रिंग बन रही है और 6 मेंबर रिंग इसलिए नाम क्या पड़ रहा है, पायरानोस, ठीक है? एक बार आप ये देख लीजिए। तो अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और ओपन चेन ग्लूकोज ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं और इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो अल्फा फॉर्म जो है इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट 112 डिग्री रहता है और बीटा फॉर्म का 19 डिग्री रहता है, ठीक है? तो जब आपने अल्फा मिलाया तो इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन 112 रहता है और थोड़ी देर के बाद में ये डिक्रीज होते होते इक्विलिब्रियम तक आ जाता है। या आपने बीटा मिलाया तो इनिशियल 19 डिग्री रहता है और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आते आते 52.5 तक आ जाता है। तो चाहे आप अल्फा से स्टार्ट करो चाहे आप बीटा से स्टार्ट करो, अल्टीमेटली स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 52.5 डिग्री इक्विलिब्रियम पर आता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे मैंने इसका परसेंटेज मान लो x ले लिया या इसका परसेंटेज x ले लिया, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 100 माइनस x। अब जो थीटा इफेक्टिव है उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो ये आ जाएगा x इंटू 112 डिग्री प्लस 100 माइनस x इंटू 19 डिग्री अपॉन 100 और इसकी वैल्यू आएगी 52.5 डिग्री इफेक्टिवली। तो x की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, लगभग 36% आएगा और अगर ये 36% है तो ये कितना हो जाएगा, 64%, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इन दोनों का अल्फा दिया हुआ हो, ठीक है, व्हाट इज अल्फा? इट इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आपको याद हो तो हमने आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया हुआ है, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन CL। इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के लिए ये वैल्यू है और इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ है, तो इससे हम इनका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड भी है। परसेंटेज ऑफ अल्फा 36 है और तो परसेंटेज ऑफ बीटा 64 है और ये होना भी चाहिए क्योंकि बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। और अगर हमें दोनों के परसेंटेज पता है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64/36। यहां से हम डेल्टा जी नॉट भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? माइनस RT/ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया तो परसेंटेज आ जाएंगे और परसेंटेज आ जाएंगे तो थीटा इफेक्टिव आ जाएगा, या थीटा इफेक्टिव दिया हो तो परसेंटेज आ जाएंगे और परसेंटेज आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो वाइस वर्सा है, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? अब अगर अपन ये तो देखें मैथमेटिकली क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द जो भी इसका एंगल है, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इट चेंजेस विद टाइम। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ बदलता है, ठीक है? कब तक? टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ये जो इक्विलिब्रियम आने से पहले स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन in which the angle of rotation or specific angle of rotation of solution changes with time। तो टाइम के पहले ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि एडजस्ट हो रहे हैं। अल्फा अगर लिया आपने तो बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा लिया तो अल्फा में कन्वर्ट होगा, तो थीटा इफेक्टिव में वेरिएशन आता रहेगा और इक्विलिब्रियम आने के बाद अल्फा के और बीटा के परसेंटेज बराबर हो जाएंगे और परसेंटेज मतलब बराबर मतलब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट होने के बाद थीटा इफेक्टिव भी कांस्टेंट हो जाएगा और थीटा इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर टाइम के साथ थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो जो थीटा की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगी when time is less than the time of attainment of equilibrium, time of attainment of equilibrium। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले थीटा विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। जैसे हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के लिए, फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहता है, C डबल बॉन्ड हो CH2OH 1 2 3 का आयरन CH2OH OH OHH OHHH। फ्रुक्टोज में देखें अगर हम तो इसमें भी कीटोनिक ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो ये भी क्या है हेमी कीटल बना सकता है, इस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है। मगर यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की बनेगी। इसकी मार्किंग हम कर लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5। तो 5 मेंबर रिंग बनेगी इक्विलिब्रियम में, 5 मेंबर रिंग बनेगी। अब मैंने 1 पर जो कि नया कार्बन डेवलप होने वाला है, इसको मैंने ऐसे लिखा O नेगेटिव, जो कि बाद में प्रोटोनेट करके OH बना देगा। मतलब इस O को तो हम जोड़ेंगे C से और इस H को जोड़ेंगे O से, तो यहाँ पर OH और CH2OH आ जाएगा। अब ये नया कार्बन बन रहा है किस पर, 1 पर, ठीक है, ये दोनों फॉर्म में बन सकता है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर 2 पर क्या रहेगा, एक OH और एक H। 2 पर आपने OH बनाया तो 3 पर OH और H ट्रांसफर बनेंगे और 4 पर, ठीक है, ये ट्रांसफर रहेगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रोटेट करके ट्रांसफर आ जाते हैं CH2OH और OH। तो ये एक फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में OH और CH2OH दोनों ट्रांसफर है। एक फॉर्म और बनेगा इसका जिसके अंदर CH2OH और OH सेम साइडेड होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर इन दोनों कंपेयर करें तो केवल 1 नंबर के कायरल में डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, एपीमर भी है, और क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए ये क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। क्या होंगे, एनोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज के दोनों एनोमर्स है साइक्लिक। नाम कैसे हम लिखेंगे, जिसमें दोनों ट्रांसफर है ये ज्यादा स्टेबल होगा और इसलिए इसको बीटा लिखेंगे, और अगर ये दोनों सेम साइड में है लेस स्टेबल होगा, इसको लिखेंगे अल्फा। जैसे कि बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मोर स्टेबल होता है, वैसे इसमें भी बीटा फॉर्म अल्फा से मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हमने ग्लूकोज नहीं बनाया, क्या बनाया, फ्रुक्टो, तो इसको लिखेंगे हम फ्रुक्टो, और इसके लिए भी हम मेंशन करेंगे फ्रुक्टो। अब जो रिंग है वो 5 मेंबर बन रही है, और 5 मेंबर बन रही है इसलिए हम इसको पायरानोज नहीं लिखेंगे, फ्यूरान रिंग से बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा फ्यूरानोज, ठीक है, बीटा फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। अब क्योंकि ये डी फ्रुक्टोज है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और इसको लिखेंगे बीटा डी, ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इसको लिखेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। डी फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये कायरल एटम है लास्ट, ठीक है, तो इसका नाम है डी फ्रुक्टोज। तो जो डी फ्रुक्टोज है इसके भी 2 एनोमर्स बन सकते हैं, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और मोर स्टेबल कौन सा रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी किसकी, बीटा की कंपेयर टू अल्फा। और यहाँ 6 मेंबर नहीं बनेगी, 5 मेंबर ही बनेगी। तो जो प्रॉपर्टी है म्यूटा रोटेशन जो ग्लूकोज में हमने देखी, सेम प्रॉपर्टी फ्रुक्टोज में भी मिलेगी। अगर आपने बीटा लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो अल्फा के साथ इक्विलिब्रियम बना लेगा, या अल्फा लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो बीटा के साथ, ठीक है, सॉल्यूशन बना देगा। जैसे बीटा डी ग्लूकोज जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर दे कन्वर्ट इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है, अल्फा बीटा इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी म्यूटा रोटेशन देखने को मिलता है। एंड व्हाट म्यूटा रोटेशन इज, it is the change in angle of rotation with respect to time till the equilibrium is attained. This property is muta rotation. It can also be shown by beta d fructofuranose and alpha d fructofuranose. एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है किसकी, बीटा की कंपेयर टू अल्फा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गए होंगे कैसे बनाया है। विच इज द एनोमेरिक कार्बन, ये जो 1 नंबर का कार्बन है जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ कॉन्फिगरेशन आ रहा है, दिस कार्बन एटम इज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो जैसा ग्लूकोज में हमने, साइक्लिक ग्लूकोज में हमने एरोमेरिक कार्बन बनाया था, ऐसे फ्रुक्टोज में भी एरोमेरिक कार्बन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं डी ग्लूकोज के लिए। तो डी ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा,
सारे OH राइट में एक्सेप्ट सेकेंड OH। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स है ये टॉटमराइजेशन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये टॉटमराइज कर जाते हैं हम इसका टॉटमर ऐसे बना सकते हैं 3 पर प्रेजेंट जो OH है उसको 1 पे लगा दें और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बना दें। 3 पर प्रेजेंट H को 1 पे लगा दें, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। अब जो हमने बनाया है, ठीक है, इसका हम दोबारा टॉटमर बना लें। एक तो यही हो सकता है कि वापस से ही बन जाए, दूसरा ये हो सकता है कि हम टॉटमराइजेशन इस तरफ से करा लें तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए और 3 पर आ जाए हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉटमर पहले भी बना चुके हैं। तो एक टॉटमर इसका ये भी बन सकता है, यहां पर आ जाए C डबल बॉन्ड हो और इस पर आ जाए CH2OH। तो इस टॉटमरिक फॉर्म में कीटोनिक ग्रुप आ रहा है और ये डी ग्लूकोज नहीं है, दिस इज डी फ्रुक्टोज। इसका मतलब डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर टॉटमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड इसका अगर अपन टॉटमर बनाते हैं एक और तरीके से, जैसे हमने पहले बनाया था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो C 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए और वापस H यहाँ आ जाए। अब अगर H लेफ्ट में आ रहा है तो डी ग्लूकोज बनेगा, लेकिन अगर राइट में आ रहा है तो नया कंपाउंड बनेगा। और नया कंपाउंड क्या होगा हम देखते हैं। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 पर H, और 3 पर जो H आएगा वो आएगा राइट में। तो ये कंपाउंड डी ग्लूकोज तो नहीं है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नॉट डी ग्लूकोज, ये उसका आइसोमर है, इनफैक्ट ये एपिमर भी है, केवल ये कायरल एटम डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं डी मैनोस। तो डी ग्लूकोज आर टॉटमर्स और डी ग्लूकोज इज टॉटमर फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोस। ऑल दीज 3 आर टॉटमर्स ऑफ ईच अदर, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो डी ग्लूकोज एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है, टॉलरेंस फेलिंग शो करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो टॉलरेंस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर शो करेगा तो इसका मतलब डी ग्लूकोज भी शो करेगा, डी फ्रुक्टोज भी शो करेगा और डी मैनोस भी शो करेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यार ये डी फ्रुक्टोज शो करता है, ये कीटोनिक ग्रुप है, हालांकि ये कीटोनिक ग्रुप है तो ये टॉलरेंस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट स्टिल ये देगा ये टेस्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में टॉटमाइज करके डी ग्लूकोज या डी मैनोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए डी फ्रुक्टोज ऑल्दो इट इज कीटोज बट स्टिल इट विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसीलिए मैंने पढ़ाया भी आपको। यूजुअली डी फ्रुक्टोज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग शुगर व्हिच विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं दे आर नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर वो होता है व्हिच रेस्पॉन्ड टू टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट। तो डी फ्रुक्टोज भी क्या है, टॉलरेंस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है बिकॉज इट कैन टॉटमराइज टू फॉर्म डी ग्लूकोज एंड हेंस डी फ्रुक्टोज इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। Okay, D-glucose also react with 3 moles of phenylhydrazine तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं 3 मोल्स ऑफ NH2 NHPH फिनाइलहाइड्राजीन और ये कंपाउंड बनाता है ओसाजोन। तो मैं आपको बता दूं ओसाजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओसाजोन। पहली बात यह है कि इसमें 2 ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो 1:3 कैसे आया ये समझना थोड़ा सा, ठीक है, ये हम थोड़ा समझेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है ओसाजोन के फॉर्म में। सिमिलर रिएक्शन इज आल्सो गिवन बाय डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज आल्सो रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन एंड कन्वर्ट टू ओसाजोन। ठीक है, सो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दोनों की सेम रिएक्शन है। ठीक है, दे रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन एंड कन्वर्ट टू ओसाजोन। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है।
तो देखिए डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर NH2NH-PH की रिएक्शन जब कराते हैं, नाइट्रोजन का इस पर अटैक होगा, इससे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन H2 एलिमिनेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया 1 मोल कंज्यूम किसका, फिनाइल हाइड्रोजन का। नेक्स्ट रिएक्शन स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो C के और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और C के और O के बीच में एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं इसका। इस मॉलिक्यूल का हम टॉटोमर बना सकते हैं। ठीक है, टॉटोमर कैसे हम बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां पर 2K और 3 के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, 3 से उठ करके 1 पे चला जाएगा, और ऐसा होने पर यहां पर हमें मिलेगा डबल बॉन्ड, सॉरी यहां मिलेगा NH और यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड C OH, और बाकी सब कुछ सेम। तो जो कंपाउंड हमने बनाया था उसका हमने टॉटोमर बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने टॉटोमर बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए तो ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों के डबल बॉन्ड में, और ये NH यहां से क्या होगा, NH नेगेटिव के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। तो ये NH नेगेटिव इसे H प्लस को निकाल के ले जाएगा। एक बार फिर से देखिए, सिग्मा विल बी कन्वर्टेड टू पाई, पाई विल बी कन्वर्टेड टू अनदर पाई, NH माइनस फ्री हो जाएगा यहां से, NH माइनस यहां से H प्लस निकाल के PHNH2 बना लेगा, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O H OH OH H OH H CH2OH। अब हमारे पास यहां पर दो क्या आ गए, फंक्शनल ग्रुप आ गए, जो कि क्या है, पाई बॉन्डेड है। ठीक है, और इनकी दोनों की रिएक्शन के लिए 2 मोल NH2NH-PH और रिक्वायर्ड होगा। तो 1 मोल पहले कंज्यूम हो गया, 2 मोल ये कंज्यूम होगा, यहां से H2O निकलेगा और यहां से NH3 गैस एलिमिनेट होगी, और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसमें यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH-PH, और यहां से लॉस हो जाएगा अमोनिया का, यहां हमको मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH-PH, और यहां से लॉस हो जाएगा H2O का, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ओसाजोन बनाने के लिए 1 मोल ग्लूकोज या 1 मोल डी फ्रुक्टोज या 1 मोल डी ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से कराई जाती है, एंड द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर नोन एज ओसाजोन। So there are similar properties of glucose and fructose. तो प्रॉपर्टीज में हम अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं वीक रिएक्टेंट्स के साथ, जैसे अमोनिया के साथ या NaHCO3 के साथ, ठीक है, NHSO3 या स्किप्स रिएजेंट के साथ, तो नॉर्मल एल्डिहाइड्स इनके साथ रिएक्शन शो करते हैं, अमोनिया के साथ या NHSO3 के साथ या स्किप्स रिएजेंट के साथ क्या होगा, स्किप्स रिएजेंट के साथ पर्पल कलर रिस्टोर होता है, NHSO3 के साथ में एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो सकती है, मगर ग्लूकोज क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनमें से किसी के साथ में भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल डू नॉट शो रिएक्शन विद वीक रिएक्टेंट्स लाइक NH3, NHSO3 एंड स्किप्स रिएजेंट। हमने डिस्कस किया था कि HI रेड फास्फोरस रिडक्शन में डिस्कस किया था, HI रेड फास्फोरस के साथ दे विल फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। इसी से समझ में आता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, ठीक है। अगर रिएक्शन कराई जाए CH3COCl के साथ तो इसके 5 मोल्स रिएक्शन कर जाते हैं। किसी भी अल्कोहल की हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ तो SN यही रिएक्शन होगी, यहां क्या बनेगा CH3C+OR प्लस HCl। तो यहां पर कितने OH हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में CHO C+CH3 होल 5 एंड CH2O C+O CH3। तो 5 मोल्स कंज्यूम हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाए HiO4
तो इसकी रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे बनेंगे 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए NaCN HCN के साथ, तो जो OH ग्रुप है इससे बन जाते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है, और नया कार्बन जो बनता है वो दोनों फॉर्म में बनता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। और अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए, ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमने ग्लूकोज की रिएक्शन देखी जो कि टॉटोमराइजेशन है बेसिक मीडियम में, तो डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज बनाता है। और एक और रिएक्शन हमने डिस्कस करी, दैट इज द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो उससे ओसाजोन बनते हैं, बट 1 मोल ग्लूकोज 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन शो करता है। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, तो ग्लूकोज में अगर अपन डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, नॉर्मल एल्डिहाइड की तरह ये ऑक्साइन बना सकता है विद द लॉस ऑफ वाटर, ऑक्साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसके अलावा रिएक्शन अगर कराई जाती है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, तो टॉलरेंस या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट की तरह भी काम में लिया जाता है। और मैंने आपको बताया ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ये टेस्ट शो करते हैं, ठीक है, जो ये टेस्ट शो करते हैं, दे आर नॉन एज व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर। तो डी ग्लूकोज टॉलरेंस फेलिंग के साथ टेस्ट शो करते हैं एंड दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एक दो रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए डी ग्लूकोज की, तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहां पर एल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। और इसको कहते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिएक्शन अपन कराते हैं HNO3 के साथ, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का भी और प्राइमरी अल्कोहल का भी, और ऊपर भी COH आएगा, बॉटम पर भी COH आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं साकारिक एसिड। So similar types of properties are also found for D fructose। ठीक है, और आप लोग अपनी बुक से इसको रीड करेंगे। डी ग्लूकोज के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, सेम ही प्रॉपर्टीज है डी फ्रुक्टोज की भी। आपको कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बता दी मोनोसैकेराइड्स के बारे में, और काफी प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके, डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से दो मोनोसैकेराइड्स बन पाए। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस से दो बन पाए। ठीक है, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रोज। कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाते हैं। एक्चुअली हम यह देखें इस तरीके का जो डाइसैकेराइड है उसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें दो यूनिट्स रहती हैं। तो इसको अगर आप याद करेंगे तो 5 मेंबर रिंग है, इट इज डी फ्रुक्टोज। और क्योंकि यहां पे CH2OH और OH दोनों, सॉरी यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो CH2OH और OH दोनों ट्रांस पोजीशन पर है, सो दिस इज बीटा फॉर्म या बीटा डी फ्रुक्टोज।
यहां पर हम लेते हैं अल्फा फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहां पर दोनों वे सेम साइडेड है, और सेम साइडेड है इसलिए ये कौन सा फॉर्म रहेगा, दिस विल बी अल्फा फॉर्म। किसका अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, और इसके लिए भी ये एनोमेरिक कार्बन है। अब अगर एनोमेरिक कार्बन जिंदा है तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अगर ये एनोमेरिक कार्बन है तो क्या होगा, डीप्रोटोनेट हुआ, एनायन बना, इलेक्ट्रॉन रिवर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वो दोबारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन कर दें, एक H2 निकाल के यहां ऑक्सीजन लगा दें, यहां कोई कार्बन नहीं है, जस्ट लिंकेज शो कर रहा हूं मैं। तो इस तरह की जो लिंकेज है, इसके हाइड्रोलिसिस, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो यहां पर OH और यहां पर OH आ जाएगा। लेकिन पहले स्ट्रक्चर में, मतलब अगर हाइड्रोलिसिस ना हो तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन रहेंगे, और अगर ये ज्वाइन रहेंगे तो इनको कहा जाता है डाइसैकराइड्स। सो इस तरह की लिंकेज, ईथर लिंकेज, जो दो मोनोसैकराइड को ज्वाइन करती है, इस तरह की लिंकेज को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द लिंकेज which joins two monosaccharides। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यहां पर भी फर्स्ट। फर्स्ट मतलब एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C1 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अब ये टॉलन या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करता है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन। इसलिए सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज, सबसे पहली बात, इट इज ए डाइसैकराइड, इट इज फॉर्म्ड बाय अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज by the loss of water, and the glycosidic linkage is present between C1 and C1, that is anomeric carbon। इसलिए क्योंकि एनोमेरिक कार्बन खत्म हो गए, अब ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की पोजीशन पता होनी चाहिए, मोनोमर्स क्या है ये पता होना चाहिए, और ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए और पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज इज ऑल्सो ए डाइसैकराइड, माल्टोज इज ऑल्सो ए डाइसैकराइड। तो इसमें दो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट्स रहती हैं। अल्फा बनाने के लिए पहले अपन ने यहां OH H बना लिया, सेम साइडेड, ठीक है, बाकी सारे ऑपोजिट साइडेड रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ऐसी ही एक और यूनिट हम ले लें, ठीक है, और इसमें से हम वाटर निकाल लें, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देगी। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन दोनों अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज को, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज को बाइंड करके रखेगी, ठीक है। और इन दोनों ही के जो एनोमेरिक कार्बन है वो बाइंड रहेंगे। आई एम सॉरी, इसका तो एनोमेरिक कार्बन बाइंड हो गया, लेकिन इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है। और अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो फिर ये वाली जो यूनिट है ये तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मगर ये यूनिट रिड्यूसिंग शुगर है। ओवरऑल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ये शो करेगा, और इसलिए माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। पहली इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर द मोनोमेरिक यूनिट्स? द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ माल्टोज आर, मोनोमेरिक यूनिट्स आर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। जबकि सुक्रोज में क्या थी, दो थी, एक था अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और दूसरा था बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, लेकिन इसमें एक ही यूनिट है। दूसरी बात, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 और C4 में है, ठीक है। तो C1 और C4 में है, और अगर C1 C4 में है तो इसका C1 फ्री है, और C1 अगर फ्री है तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करेगा,
और अगर ये शो करेगा तो इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो आपको मोनोमेरिक यूनिट्स पता होनी चाहिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनदर डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज इज अगेन ए डाइसैकेराइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू मोनोमेरिक यूनिट्स। तो इनमें एक मोनोमेरिक यूनिट रहती है बीटा डी ग्लूकोज। अब जानते हैं आप लोग बीटा डी ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे। ये दोनों ट्रांसफर, ठीक है, यहां पर भी ट्रांसफर, यहां पर भी ट्रांस और यहां पर भी ट्रांस। तो इस मोनोमेरिक यूनिट को हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, और अगर हम यहां पर बनाते हैं सेम, सारी पोजीशन सेम, लेकिन इस कार्बन का जो OH है उसको चेंज कर देते हैं। कौन से कार्बन का OH हम चेंज कर रहे हैं? 4th नंबर। तो ये बीटा डी ग्लूकोज है जिसमें OH नीचे की तरफ है 4th पर, लेकिन इसमें 4th नंबर पर देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट दोनों में सेम है, सेकंड दोनों में सेम है, थर्ड दोनों में सेम है, 4th ऑपोजिट है। तो ये इसका एपिमर है, या ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को एनोमर्स भी हम कहते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है, बीटा, ये क्या होगा? बीटा डी क्या होगा? गैलेक्टोज। तो इसकी दो मोनोमेरिक यूनिट्स है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। और यहां पर हम वाटर का एलिमिनेशन C1 और C4 से कर दें अगर, तो ये आपस में ऐसे ज्वाइन रहेंगे और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहेगा C1 और C4 के बीच में। तो दो मोनोमर्स है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1 और 4 के बीच में रहेगा, और ऐसे में 1 और 4 के बीच में अगर रहेगा तो ये यूनिट फ्री है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है, टॉटमराइज करके एल्डिहाइड बना सकता है, और ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। फर्स्ट मोनोमेरिक यूनिट्स बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। सेकेंड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 and C4, और थर्ड इज इट इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट शो करेगा और ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। एक बार आप देख लीजिए इसे। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स में दो हैं जो हमें स्ट्रक्चर वाइज पढ़ने हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च। आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा, सेलुलोज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सेल वॉल में होता है प्लांट्स में। तो इसमें अगर देखें, सेलुलोज जो है इट इज ए पॉलीसैकेराइड मोनोमेरिक यूनिट विल बी बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, तो ये कैसे बनता है हम देख लें। तो बीटा डी ग्लूकोज में हम बात कर चुके हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट है, ऐसी ही और मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ती चली जाए। तो पहले दो अगर आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो इनको हम ऐसे बना सकते हैं, ये H2O का लॉस और ये आपस में जुड़ जाए। फिर सिमिलरली यहां पर ये ऑक्सीजन किसी और यूनिट के साथ जुड़ जाए, फिर ये ऑक्सीजन किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए। तो जो फर्स्ट है, जो एनोमेरिक कार्बन है, वो किसी दूसरे के 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, फिर इसका 4 किसी फर्स्ट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, फिर इसका 1 किसी 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसे ही आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट और 4 और फर्स्ट, इसका फर्स्ट किसी 4 के साथ, तो ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो मोनोमेरिक यूनिट जो है ये पॉलीमर बनाती है, किसके थ्रू? C1 और C4 के थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती जाती है, और क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती जाती है तो ये पॉलीमर के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो ऐसे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। तो सेलुलोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो बीटा डी ग्लूकोज मिला, जिससे समझाया गया कि ये स्ट्रक्चर जो सेलुलोज का है वो कुछ इस तरीके से बन पाता है। दूसरी बात, यहां पर एरोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो गया 1, फिर किसी और मॉलिक्यूल का 1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहां पर 1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी 4 के साथ, तो सारे एरोमेरिक कार्बन एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टर्मिनल वालों के बचेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन उतना
ठीक है, ज्यादा होता नहीं है। तो इस तरीके के जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनके जो एनोमेरिक कार्बन है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में यूज हो जाते हैं, और इस वजह से, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहे हैं, इस वजह से सच टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये क्या रहते हैं? दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक लास्ट और है पॉलीसैकेराइड, स्टार्च। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्च भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मोनोमेरिक यूनिट स्टार्च में है, मोनोमेरिक यूनिट दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बनाए स्टार्च के लिए। पहले तो हम बात कर चुके हैं अल्फा फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। अल्फा फॉर्म में दोनों वेट सेम साइडेड, बाकी सारे ऑपोजिट। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। फिर एक और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी ऐसा ही बना ले। तो ये दोनों एडजेसेंट, बाकी सारे ऑपोजिट। तो फिर हम इसका क्या करें, आपस में बॉन्डिंग करा लें, तो ये ईथर लिंकेज बन जाएगा। सिमिलरली ये ईथर लिंकेज किसी दूसरे के साथ बना सकता है, सिमिलरली ये ईथर लिंकेज किसी दूसरे के साथ बना सकता है। तो ये आपस में ऐसे ज्वाइन होते चले जाएंगे। तो इट विल फॉर्म ए पॉलीमर जिसकी मोनोमेरिक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और लिंकेज किस किस के बीच में हो रही है? लिंकेज हो रही है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1 और 4 के बीच में हो रही है। और 1 और 4 के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है 1 के C1 और C4 के बीच। और इस तरीके का जो लीनियर पॉलीमर होता है स्टार्च का, इसे अमाइलोज भी कहा जाता है। सो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ स्टार्च, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1 एनोमेरिक कार्बन एंड C4 कार्बन। फिर ये C1 इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, ऐसे C1 इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सबके C1 अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बन जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रेट चेन्स है दे अंडरगो ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग कैसे होती है हम देखते हैं। तो ब्रांचिंग होती है 6 पोजीशन पर, अगर ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें कि ये तो स्ट्रेट चेन चल रही है, ये स्ट्रेट चेन में जो 6 पोजीशन है, यहां पर CH2OH, अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 4th पोजीशन के साथ। ठीक है, तो यहां पर भी एक स्ट्रेट चेन ऐसे चल रही है, और 4th नंबर के कार्बन के साथ ऐसे ब्रांचिंग कर ले। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो एक नई चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नई चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा? ये क्रॉस लिंक्ड चेन्स रहेंगी, और क्रॉस लिंक्ड चेन्स जो रहेंगी, इस तरह के पॉलीमर को कहा जाता है अमाइलोपेक्टिन। So there are 2 forms of starch, amylose and amylopectin. Amylose is straight chain polymer, while amylopectin is a branch chain polymer. क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन फ्री है 6 नंबर पर, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल की 4th पोजीशन के साथ में या कोई और 2nd पोजीशन के साथ में, ठीक है, अगर ये ब्रांचिंग कर लेते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं, देन दे आर नोन एज अमाइलोपेक्टिन। ओके, तो ये पॉलीसैकेराइड्स एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें और एक बार आप इनको समझें। ठीक है, स्ट्रक्चर्स उनमें भी बनाए हुए हैं, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है। तो इसमें अमाइलोपेक्टिन जो हम लास्ट में पढ़ा था, इसमें C6 कार्बन जो कि कार्बन है C1 कार्बन या C4 कार्बन के साथ क्रॉस लिंकेजेस बना सकता है, और इसको अमाइलोपेक्टिन हम कहते हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही स्टार्च में एग्जिस्ट करते हैं, मगर अमाइलोज का परसेंटेज कम रहता है और अमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर काफी डिटेल में डिस्कस किया, और मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यू शुड रीड और गो थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।